ठीक है, इसका जवाब सूर्य में। देखिए पाकिस्तान से कितना प्रेम है कि ये पाकिस्तान तक से सीटें लेके आना चाहते हैं, और मैं सम्मान करता हूं संजय चक्रवर्ती जी का, और इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि अगली बार जब आप लोग विपक्ष में बताते रहोगे ना, अगली बार 2029 में भी जब प्रधानमंत्री जी चौथी बार सरकार बनाएंगे, उससे पहले हम पीओके में से भी 2 संसदीय सीटों पे चुनाव करवाएंगे, ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। आपको पाकिस्तान से प्रेम है, हम करवा के दें। दूसरी चीज, इन्होंने पूछा, अरे भाई इतना बौखलाओ मत, कश्मीर से तो लड़, कश्मीर में तो लड़ नहीं पाए। अरे भाई पहले ये बता दो, कश्मीर में लड़ पाए? संजय जी बोलने दीजिए, संजय जी बोलने दीजिए। जब आप बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे, आपने कोई बात को रखा है। संजय जी बोलने दीजिए, फिर आपको भी मौका दिया जाएगा। बोलिए सूर्य मैथिल जी। अब इन्होंने पूछा कि कहां से आएंगी सीटें, तो मैं इनको बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश क्लीन स्वीप, मध्य प्रदेश क्लीन स्वीप, राजस्थान क्लीन स्वीप, हिमाचल प्रदेश क्लीन स्वीप, उत्तराखंड क्लीन स्वीप, और उसके साथ साथ आप इधर आ जाइए नीचे, हिमाचल प्रदेश क्लीन स्वीप, और वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 30+ सीटें लेके आ रही है। तेलंगाना के अंदर हम लोग डबल कर रहे हैं, कर्नाटक में क्लीन स्वीप कर रहे हैं, उसके अलावा कोस्टल आंध्रा के अंदर हम लोग डबल डिजिट में सरकार लेके आ रहे हैं, तमिलनाडु के अंदर हम डबल डिजिट में वो अपना सीटें लेके आ रहे हैं, केरल से हम लोग 3 सीटें लेके आ रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अपनी आंखों के ऊपर से चश्मा उतारिए और फिर देखिए यारो, ये दुनिया वही है लेकिन ये चेहरा नया है, आपको मैं बता दूं। और एक बात और, कि इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, और कमाल ये है कि इनको फिर भी यकीन नहीं। ठीक है सूर्य जी, की ये बात कर रहे हैं। ठीक है सूर्य जी, ठीक है। देखिए आपने भी यहाँ पर गिनती करवा दी, आखिर कितनी सीटें, कहां पर डबल डिजिट में आप सरकार जो है वो बनाएंगे, और पश्चिम बंगाल में तो आपने 30 से प्लस का दावा जो है वो कर दिया है। तो मधुरेंद्र हमारे से बने हुए हैं, मधुरेंद्र वाराणसी से बने हुए हैं। मधुरेंद्र जी, वाराणसी में मोदी में माहौल जो है वो हमने देखा, जब से नामांकन दाखिल किया उसके बाद हमने देखा आज वोटिंग वहां पर हो रही है, क्या चर्चाएं वहां पर हो रही हैं लोगों के बीच में? देखिए, मोदी को लेकर वाराणसी में 2 ही चर्चा हो रही है। एक तो मोदी की जीत का फासला क्या होगा, और दूसरा सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि टर्नआउट कितना जाता है। क्या ये 2019 से बेहतर होता है, या फिर पिछले चुनाव की तरह ही यहाँ पर कम मतदान प्रतिशत दर्ज किया जाता है। इस वक्त की स्थिति यह है कि पूरा वाराणसी का चुनाव जो है वो दरअसल विकास के मुद्दे पर हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि वाराणसी के कायाकल्प को लेकर मोदी की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरी, और उन्हीं मुद्दों पर पीएम मोदी यहाँ पर रोड शो करते हुए वोट मांगते हुए नजर आए। बीजेपी की जो पूरी यहाँ पर फौज उतारी गई, दरअसल वो भी घर घर जाकर विकास के मुद्दे पर वोट लेती हुई नजर आई, वोट मांगती हुई नजर आई। वो कितना वोट में तब्दील हुआ है ये तो चुनाव नतीजे बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस बार का मुकाबला पिछले मुकाबलों से कहीं अलग है, कहीं इतर है। वो इसलिए क्योंकि आप अगर 2014 का मुकाबला देखिए तो वो पीएम मोदी बनाम केजरीवाल का मुकाबला था, और उस मुकाबले में हमने देखा था कि किस तरह से लगभग 3,72,000 के डिफरेंस से पीएम मोदी ने जीत दर्ज की थी। 2019 का मुकाबला देखिए तो उस वक्त सपा की प्रत्याशी शालिनी थी, उनसे लगभग 4,52,000 से ज्यादा मतों से पीएम मोदी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार ये मुकाबला पीएम मोदी वर्सेज गठबंधन है। गठबंधन के उम्मीदवार यहाँ से अजय राय हैं, जो पिछले चुनाव में तीसरे पायदान पर थे। लेकिन अब ये देखना है कि कांग्रेस और सपा का जो वोट बैंक है वो क्या एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए पीएम मोदी के जीत के फासले को यहाँ कर पाता है, कम कर पाता है, या फिर नहीं कर पाता। लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ द वोट देखें, रिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्शन फ्रॉम वाराणसी देखें तो ये पूर्वी पूर्वांचल को एक तरह से क्रॉस जो है वो मैसेज क्रिएट करता है। तो वाराणसी से जो निकलती हुई हवा है वो गोरखपुर तक पहुंचती है, और जाहिर तौर पर वहां से क्रॉस करके वो बिहार में एंटर कर जाती है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए तो वाराणसी से निकली हुई हवा वो दिल्ली की तरफ भी निकल जाती है। तो पीएम मोदी ने जब वाराणसी की सीट का चुनाव किया था, जब उन्होंने गंगा को अपनी माता बताया था, गंगा की गोद में जब आए थे, तब से लेकर अब तक आप समझिए तीसरा चुनाव है। लेकिन यहाँ के चुनावी बाजार में साफ तौर पर दिखाई देता है कि पीएम मोदी के अलावा कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। पीएम मोदी का वाराणसी से, ये तो बात मधुरेंद्र वाराणसी की हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश की 13 सीटें और बेहद महत्वपूर्ण सीटें, 7वें चरण में मतदान हो रहा है। यहाँ पर फिलहाल क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है, और मत फीसदी कितना है? देखिए, अभी तक का जो मत प्रतिशत है वो 3 बजे तक के आंकड़े आए हैं। एक बार फिर से हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या उसमें कुछ तब्दीलियां नजर आई रही हैं कि नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो तकरीबन आप 3 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज था वो लगभग 46 से 48% था। लेकिन अभी जो इस वक्त स्थिति दिखाई दे रही है तो आप समझिए कि लगभग 10% का उछाल जो है वो दर्ज किया गया है, लगभग 58% तक का मतदान दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश को लेकर है कि उत्तर प्रदेश में जो मत प्रतिशत है वो क्या पिछले 6
सफेद से अलग हो पाता है, उठ पाता है, क्योंकि जो भीषण गर्मी का प्रकोप है, जिस तरह से लू और खासतौर पे हीटवेव की स्थिति है, उसमें दिन में देखा गया कि लोगों ने कम निकलना यहाँ पर जायज़ समझा और लोग ज़्यादातर घरों में रहे। इस वक्त भी मैं दिखाऊं कि शाम में अमूमन होता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की स्थिति होती है, लोग आते हैं, लेकिन आप देखिए कि ये बीएचयू का इस वक्त परिसर है, यहाँ पर जो बूथ है वो तकरीबन आपको खाली दिखाई दे रहा है। तो ये एक जो मूवमेंट होता है इस बूथ पर, खासतौर पर शाम में गर्मी के दिनों में, वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। शहरी क्षेत्रों में काफी उसकी कमी दिखाई दे रही है और उसका असर थोड़ी सी निश्चित तौर पर चिंताजनक वोटिंग जरूर है, परसेंटेज क्योंकि पर आखिरी पड़ेगा। चरण का लेकिन मतदान है। की जो इससे पहले बड़ी खबर हम बता दें, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव ने तंज कसे हुए कहा है कि क्योटो में चुनाव फंस गया है। वो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि 4 जून के बाद भूचाल आएगा। मधुरेंद्र अखिलेश यादव कह रहे हैं कि क्योटो में चुनाव फंस गया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या समझे उनके इस स्टेटमेंट से? देखिए, अभी इस वक्त से जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं वो दरअसल एक रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्शन के तौर पर देखा जा सकता है, जो कि हम देखेंगे कि एग्जिट पोल में तब्दील होता नजर आएगा। लोगों के बीच से जो प्रतिक्रियाएं हैं, लोगों का जो एक तरह से जनमत है, उसके आकलन के मुताबिक न्यूज़ नेशन पर भी लोग देख पाएंगे कि किस तरह से एग्जिट पोल जो है वो किस करवट बैठता है, किसकी आंधी, किसका लहर और किस तरह से वोटों का प्रतिशत जो है वो निकल कर सामने आता है। ऐसे में जाहिर है कि जिस तरह के दावे जो हैं वो बीजेपी कर रही है, अपने जीत के दावे बढ़ चढ़ कर रही है, तो अपने मनोबल को भी गिरना नहीं देना चाहता है विपक्ष, और इसीलिए अखिलेश यादव के बयान को करीब करीब ऐसे ही देखा जाना चाहिए। आज भी इंडिया गठबंधन के बैठक के बाद जिस तरह से अपने फैसले को पलटते हुए कांग्रेस ने कहा कि उनके प्रवक्ता एग्जिट पोल के बहस में जाएंगे, तो उससे भी यही समझना चाहिए कि अभी चुनाव परिणाम आने के पहले अपने मनोबल को कोई पार्टी गिराना नहीं चाहता, विपक्ष भी गिराना नहीं चाहता। लोगों को अपने अपने भरोसे हैं, अपने अपने दावे हैं और उस पर तब तक टिके रहेंगे जब तक आखिरी चुनाव परिणाम नहीं आ जाता। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अभी जो बयानों का एक तरह से बौछार है वो लगभग हम दोनों तरफ से देख रहे हैं, जो कि जारी है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जो वोट है वो किसी लहर पर सवार है या फिर क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहे हैं, क्या बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा जैसा विपक्ष उठा रहा था उसका कोई परिणाम दिखाई देता है, या फिर एक मोदी लहर जो अंडर करंट के तौर पर है, जो कि पिछले चुनाव में हमने देखा उसका असर रहा है। तो ये सारे आकलन और सारे जो एक तरह से निष्कर्ष हैं उनकी चर्चा एग्जिट पोल में देखी जाएगी और जाहिर तौर पर उसको कितना ज़्यादा हम बेहतर तरीके से परिणाम में परिवर्तित होते हुए 4 तारीख को देखेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त के फिलहाल मौजूदा माहौल में हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोगों की निगाहें इसलिए मधुरेंद्र जी देखिए, अखिलेश यादव भी लगातार मुखर होकर बोल रहे हैं, इंडिया गठबंधन के साथ जो है वो चल रहे हैं। जरा ये बताइए कि कन्नौज से वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात चर्चा है इस बात की हो रही है, अगर वो जीतेंगे तो कन्नौज और करहल को किसको छोड़ेंगे? बड़ा सवाल ये भी है सचिन इसमें कि क्या ग्राउंड लेवल पर देखने को मिल रहा है कन्नौज से, क्या अखिलेश यादव, क्योंकि बड़े दावे लगातार वो कर रहे हैं, तो उनकी जो सीट है वहां पर स्थिति क्या देखने को मिल रही है, क्या जीत पाएंगे? मधुरेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, मधुरेंद्र तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सवाल आगे उनसे लेंगे, हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। सूर्य जी, चूंकि जिक्र आप क्लीन स्वीप का कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन 2 महत्वपूर्ण राज्य बिहार और महाराष्ट्र, जहां पर हाल ही में हमने देखा कि नीतीश कुमार आपके साथ आ गए एनडीए में और एकनाथ शिंदे भी शिवसेना को छोड़कर आपके साथ एनडीए में शामिल हो गए। लग रहा है आपको कि इसका डेंट मिल सकता है वहां पर? क्योंकि विपक्ष बार बार इन मुद्दों को उठा रहा था कि जनता ने भरोसा देकर हमें जीत हासिल करवाई और जीतने के बाद ये आपके साथ शामिल हो गए। धन्यवाद। पहली चीज तो मैं आपसे पूछता हूं कि 2019 में जनता दल यूनाइटेड कहां लड़ रहा था? एनडीए में ही था ना, तो आज भी एनडीए में ही है। और दूसरी चीज, महाराष्ट्र की अगर आप बात करें तब भी 2019 में जो शिंदे साहब हैं, जो असली शिवसेना है, वो कहां लड़ रही थी? नहीं सर, चूंकि इंडिया गठबंधन की क्रेडिबिलिटी पे बार बार एनडीए की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं, तो नीतीश कुमार एक ऐसा बड़ा चेहरा जिनकी क्रेडिबिलिटी पे एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह विपक्ष की तरफ से। उन्होंने खुद कहा है, खुले मंच से कहा है कि मैं बहक गया था और आगे से मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं, कसम खा के कह रहा हूं। तो पहले भी कह रहे थे, सौगंध खा रहा हूं। वो तो पहले भी कह रहे थे कि मेरी जान चली जाएगी लेकिन मैं अगर बीजेपी की कभी जाऊंगा नहीं। देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है, सुबह का बूला यदि शाम को घर वापस आ जाए तो उसे बूला नहीं कहते। उनको महसूस हुआ, समझ में आया कि यहाँ पर जो कार्य है वो गलत लोगों के साथ उन्होंने गलती से ले लिया है साथ,
तो वो महसूस किया उन्होंने और वो वापस अपने घर पे वापस आ गए। एक और महत्वपूर्ण बात जो महाराष्ट्र की आपने कही, देखिए महाराष्ट्र में जो शिवसेना जो संगठन घटक है, वो असली शिवसेना जो है वो बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा पे चलने वाली शिवसेना है। वो शिवसेना है जिसने कभी भी औरंगजेब की मजार पे नाक नहीं रगड़ी। वो शिवसेना है जिन्होंने छाती ठोक के कहा था कि हाँ मैंने गिराया है उस बाबरी ढांचे को, हिम्मत है तो बताओ मेरे खिलाफ कार्रवाई करो। और जो उनके उत्तराधिकारी बनते थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने नाक रगड़ी ना औरंगजेब जी के मजार पे जाके, उन्होंने नाक रगड़ी ना, उन्होंने कहा ना, उन्होंने उन लोगों के साथ दिया जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी, जिन्होंने कोशिश की थी कि बाबरी ढांचा दोबारा से खड़ा होगा। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इस बार महाराष्ट्र में हमें फायदा ही मिलेगा, पिछली बार से ज्यादा सीटें हमको मिलने जा रही हैं, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं महाराष्ट्र के लिए भी। और 4 जून को मैं भी आपके साथ होऊंगा और तब आप ये चीज कहेंगे, रिमाइंड करेंगे कि हाँ सूर्य प्रकाश मैत्री जी आपने जो कहा था वो यहाँ हुआ। बिहार में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है, एनडीए क्लीन स्वीप कर रहा है और महाराष्ट्र में भी एनडीए क्लीन स्वीप कर रहा है। नहीं तो ये बताइए ना सूर्य जी, सुनिए मेरी बात सुनिए, तो कॉन्फ्लिक्ट तो आपने ही करवाया है, विपक्ष तो यही कह रहा है ना। आप वो एमपी का विधानसभा चुनाव याद कर लीजिए और भी तमाम राज्य हैं जिसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां यही कहती है कि वो कॉन्फ्लिक्ट आप पैदा कर रहे हैं, पार्टी को तोड़ने का काम आप करते हैं, पार्टी पर हाईजैक आप करते हैं। आपने किस राज्य का नाम लिया अभी? सॉरी सुन नहीं पाया मैं, मध्य प्रदेश। दोबारा रिपीट कीजिए। मध्य प्रदेश जी बताएं। चलिए ठीक है, कुछ कनेक्शन यहाँ पर हो गया है, दोबारा से कनेक्ट करने की मेहमानों से कोशिश करेंगे। बहरहाल जो 7वें चरण का चुनाव है वो बस कुछ ही समय में, कुछ ही मिनटों में अब खत्म होने वाला है। एक लंबा लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुआ, 19 अप्रैल से जिसकी शुरुआत हुई थी और आज उसका अंत हो गया। और मतगणना के दिन जो धुंधली सी तस्वीर है वो साफ हो जाएगी, यानी कि 4 जून की वो तारीख। और उसी को लेकर सबसे बड़ा और सटीक सर्वे सिर्फ न्यूज नेशन पर आप देखिएगा। देखिए लोकसभा चुनाव 2024 कई मायनों में खास रहा, खासतौर पर इस चुनाव में उठाए गए मुद्दे और तमाम दिग्गजों द्वारा दी गई बयानबाजी। केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा हो, ईडी और सीबीआई की गठबंधन का जो विपक्ष ने आरोप लगाया हो वो मुद्दा हो, विरासत टैक्स का मुद्दा हो, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा हो, संविधान पर वार, लोकतंत्र को बचाना, मोदी की गारंटी, कांग्रेस की न्याय गारंटी, तमाम मुद्दे इन 7 चरण में सबसे ज्यादा गर्माते हुए नजर आए। लेकिन 4 जून को यह तस्वीर साफ हो पाएगी, क्या इन्हीं मुद्दों की वजह से वोटर पोलिंग बूथ तक पहुंचा है या वाकई में वोटर के जहन में जो कुछ पिछले 5 सालों से चल रहा था, फिर चाहे वो विकास का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, पढ़ाई का मुद्दा हो और कई ऐसे जमीनी स्तर के महत्वपूर्ण मुद्दे। क्योंकि जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, लोगों से बातचीत की और हमारे जो तमाम रिपोर्टर्स हैं इतने लंबे समय से ग्राउंड पर बने हुए हैं और पल पल की रिपोर्ट जो हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई, वहां पर लोग जो हैं वो खासतौर पर सबसे ज्यादा परेशान है। तो अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर कोई कह रहा है कि पिछले 5 सालों में बेहतरीन विकास हुआ, जबरदस्त उनको सुविधाएं दी गई हैं, तो कोई परेशान है तो कोई बदहाल है। हालांकि तमाम दिग्गज जो हैं वो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एनडीए कह रहा है कि हार जीत की लड़ाई नहीं है, 400 पार की लड़ाई है। वोट बैंक में कितना अंतर शेयर में देखने को मिलेगा ये उसकी लड़ाई है। तो वही इंडिया गठबंधन जो अपने तमाम अलग अलग पार्टियों को जोड़कर एक अलायंस यहां पर खड़ा हुआ, उसकी क्रेडिबिलिटी को लेकर वक्त दर वक्त सवाल खड़े होते रहे। लेकिन कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, फिर चाहे वो महिलाओं की अस्मिता का मुद्दा हो, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा हो, संविधान को बचाने का मुद्दा हो, लोकतंत्र का मुद्दा हो, सीएए एनआरसी का मुद्दा हो, मंगलसूत्र का मुद्दा हो, इन सभी को लपक पाने में क्या विपक्ष कामयाब रहा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। तो थोड़ी ही देर में आपको सबसे सटीक एग्जिट पोल, न्यूज नेशन पर सबसे सटीक सर्वे थोड़ी ही देर में हम बस आपको दिखाएंगे।